नाजरीन ग्रामी, तुर्की में आने वाले जल्जले के बाद आलमी सतह पर कई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिसने हैरानकुन और तशवीशनाक सवालात उठाए हैं। बरतानिया, जर्मनी और हॉलैंड को कैसे इल्म हुआ कि तुर्की में जल्जला आने वाला है? इन्होंने 3 दिन कबल ही तुर्की में कायम अपने कौंसलेट क्यों बंद करवा दिए? क्या अगला टारगेट पाकिस्तान है? क्या इस सब के पीछे यहूदियों का हाथ है? किस तरह से इस जल्जले की पेशगोई कबल अज वक्त ही कर दी गई थी? आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको तुर्की के हालिया जल्जले के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, पीर की सुबह शाम की सरहद के करीब तुर्की के जनूब मशरकी इलाके में शदीद जल्जले के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 6000 से जायद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। जल्जले का मरकज गाजी अंतीब के शहर के करीब का इलाका था और पहले शदीद झटके के कुछ ही देर बाद यहाँ एक और जल्जला आया और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कई घंटे गुजरने के बाद भी जारी रहा। माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जल्जला इतना होलनाक क्यों था। इस जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई और सरकारी हुकाम के मुताबिक ये एक बड़ा जल्जला था। जल्जले का मरकज ज्यादा गहराई पर नहीं था, ये गहराई 18 किलोमीटर थी, इसीलिए मुतासरा इलाके में कई इमारतें मुनदम हो गयी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के कुदरती आफात पर तहकीक के शोबे रिस्क एंड डिजास्टर रिडक्शन से मुंसलिक प्रोफेसर जोया फारवा के मुताबिक पिछले तमाम बरसों के मोहलिक तरीन जल्जलों को देखा जाए तो गुज़श्ता 10 बरसों में सिर्फ ऐसे 2 जल्जले आए जिनकी शिद्दत पीर के रोज तुर्की में आने वाले जल्जले के बराबर थी और इससे पहले के अशरे में ऐसे 4 जल्जले रिकॉर्ड किए गए। ताहम किसी भी जल्जले से आने वाली तबाही का इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं होता कि इसकी शिद्दत क्या थी। इसके अलावा ये बात भी बहुत अहम है कि जल्जला शुदा इलाके में इमारतें किस कदर मजबूत या कमजोर थीं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट स्मिथ में आतिश विषयों पर तहकीक की माहिर डॉक्टर कार्मेन सोलाना कहती हैं कि बदकिस्मती से जनूबी तुर्की और खास तौर पर शाम में ऐसी इमारत की तादाद कम है जो जल्जले के झटकों को बर्दाश्त कर सकती हैं। इसीलिए जल्जले से तबाही से बचने का इन्हिसार इमदादी कार्रवाइयों पर है। आइंदा 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम है कि इनमें कितने लोगों को जिंदा निकाल लिया जाता है। 48 घंटे गुजरने के बाद जिंदा बचने वालों की तादाद बहुत कम रह जाएगी। तुर्की और शाम की सरहद के करीब इस इलाके में गुज़श्ता 100 साल में कोई शदीद जल्जला नहीं आया और कोई ऐसी अलामात भी नहीं देखी गई जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ इतना शदीद जल्जला आ सकता है। इसीलिए दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ जल्जले के बचाव का निजाम कदरे कम था। तुर्की में तबाही मचाने वाला ये जल्जला रवां सदी के सबसे बड़े जल्जलों में से एक था, लेकिन यहाँ ये सवाल भी सर उठा रहा है कि बरतानिया, जर्मनी और हॉलैंड तुर्की के जल्जले से कैसे आगाह हो चुके थे। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि यहाँ कयामत सूरा बर्पा होने वाली है? दरअसल इन ममालिक ने 3 दिन पहले ही यहाँ मौजूद अपने अपने सिफारत खाने बंद करवा दिए और अपने लोग तक वापस बुलवा लिए। बरतानिया, जर्मनी और हॉलैंड ने सिफारत खाने बंद करते हुए ये बयान दिया कि तुर्की में दहशतगर्दी का खतरा है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। आप जरा सोचें कि ये किस जानिब इशारा है। सिफारत खाने बंद होने के ठीक चौथे दिन जल्जले की सूरत में कुदरती आफत तुर्की पर टूट पड़ती है। तुर्की की तारीख में आज तक इतना खौफनाक जल्जला नहीं आया कि 10 के 10 शहर सफाई हस्ती से मिट जाएं। कुदरती आफात किसी को बताकर तो नहीं आती, ताहम बरतानिया, जर्मनी और हॉलैंड के बयानात को सामने रख कर ये कहा जा सकता है कि क्या ये मैन मेड था? क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके नतीजे में इतनी तबाही हुई? मामला तुर्की का था। यही वजह है कि इन ममालिक ने दहशतगर्दी का नाम लिया और वहाँ से भागते बने। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने खुफिया तरीके से तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि असल हकायक जल्द सामने आ जाएंगे और मौजूदा सूरत हाल में तुर्की किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब एक हैरान कुन हकीकत ये भी है कि तुर्की में आने वाले तबाह कुन जल्जले की पेशगोई कबल अज वक्त ही कर दी गई थी। नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले तहकीककार फ्रैंक होगर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कुछ रोज कबल इस खित्ते में बड़े जल्जले की पेशगोई की थी। फ्रैंक होगर ने 3 फरवरी को कहा था कि जल्द या बदेर जनूबी वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम और लुबनान में 7.5 शिद्दत का जल्जला आएगा। इनके जल्जले से मुतल्लिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हो गई और फ्रैंक होगर ने पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक के हवाले से भी पेशगोई कर रखी है कि पाकिस्तान और इससे मुल्हिका इलाकों में भी सख्त जल्जला आ सकता है। ये पेशगोई बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। सोचने की बात तो ये है कि तुर्की के साथ बहुत से दीगर ममालिक की सरहदें भी मिलती हैं, लेकिन किसी भी पड़ोसी मुल्क में जल्जले का एहसास तक न हुआ और तुर्की के कई शहर मरिया मेट हो गए। एक और अहम नुक्ता ये है कि हमेशा इसराइल के हमसाये ममालिक में ऐसी आफतें क्यों आती हैं जो कि सब कुछ तहस नहस करके रख देती हैं।
اور اسرائیل میں ایک درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹتا۔ یقیناً اس سب کے پیچھے یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر جس ملک پر چاہتے ہیں قہر ڈھا دیتے ہیں۔ یہودی پچھلے 200 سالوں سے ون ورلڈ آرڈر لاگو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آج بھی یہودیوں کی خفیہ تنظیم نے دنیا کے بڑے ممالک کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ بینک ہو یا کاروبار ہو، دنیا بھر کی معیشت ہو یا پھر فلم انڈسٹری، سب پر ان کا ہی راج چلتا ہے۔ جبکہ امریکہ اور اسرائیل ترک صدر رجب طیب اردوغان سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ ترکی نے معاہدہ لوازن کے ختم ہوتے ہی اہم اعلانات کر رکھے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ترکی میں آنے والا یہ زلزلہ اسرائیل اور امریکہ کی کسی خفیہ ٹیکنالوجی کا شاخسانہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری زمین کی بیرونی سطح مختلف سطحوں کے ملاپ سے بنتی ہے، جنہیں پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پلیٹس پرندوں کے گھونسلوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ اکثر پلیٹیں حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن مختلف پلیٹس کے درمیان رگڑ کی وجہ سے ان میں حرکت نہیں ہو پاتی، اور کبھی کبھار ان کے درمیان دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک پلیٹ اچانک اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے، جس سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے۔ پیر کو ترکی میں آنے والے زلزلے میں شمال کی جانب حرکت کرتی ہوئی عربین پلیٹ اور اناطولین پلیٹ میں رگڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ماضی میں آنے والے بڑے بڑے زلزلوں میں مختلف پلیٹوں کے درمیان رگڑ سے تباہی ہوئی۔ 13 اگست 1821 کو بھی ترکی کے انہی علاقوں میں 7.4 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، تاہم اس کی شدت پیر کے زلزلے سے خاصی کم تھی۔ اس کے باوجود اس زلزلے کے نتیجے میں یہ علاقہ بری طرح سے متاثر ہوا تھا اور صرف حلب کے شہر میں 7000 اموات ریکارڈ کی گئی تھی۔ 19ویں صدی کے اس بڑے زلزلے کے ایک برس بعد تک اس علاقے میں آفٹر شاکس آتے رہے۔ پیر کی صبح ترکی کے زلزلے کے بعد بھی جھٹکوں کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماضی کے شدید زلزلے کی طرح اب بھی ترکی میں آفٹر شاکس آتے رہیں گے۔ زلزلوں کی پیمائش کے لیے آج کل جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے، اسے موومنٹ میگنیچیوڈ اسکیل کہا جاتا ہے۔ اس پیمانے پر 2.5 سے کم کی شدت کے جھٹکے کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آلہ اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ تاہم 5 تک کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اتنی شدت کے زلزلے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ 7.8 کی شدت کے جھٹکے کو ایک بڑا زلزلہ کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عموماً خاصی تباہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ترکی کے ساتھ ہوا۔ اس ناگہانی آفت پر ہم ترک قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ترکی پر اپنا خصوصی رحم فرمائے اور عالم اسلام کو شر پسند عناصر کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔